हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग आरआरबी के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जीएस के सामान्य अध्ययन के उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उस कड़ी में ये पहला वीडियो है। रोज कम से कम 3 से 4 वीडियो आएंगे, 10 से 15 मिनट के चार वीडियो आपको ध्यान से देखना है। कोशिश की जाएगी कि अगले आने वाले 2 महीनों में पूरी सीरीज खत्म करती जाए। आप प्लीज ध्यान से सुनिए चीजों को और याद करिए, दिमाग में रखिए अपनी बातें। चलिए, पूछा है इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। या जब भी आपके प्रश्न ऐसा आए कि नहीं आता तो नहीं को अंडरलाइन कर दो ताकि आपसे गलती ना हो। तो जो पाषाण युग है, इसके जो 3 प्रमुख काल थे वो कौन थे? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये 3 ही प्रमुख काल हैं आपके पाषाण युग के। इसलिए आंसर में पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं आता है, तो ताम्र पाषाण ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ताम्र आपको पता है, तांबा, कॉपर। यहाँ पर तांबा और पाषाण दोनों का यूज हो रहा था। ठीक, इसलिए पाषाण युग में केवल 3 ही आते हैं, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। यहाँ पे लिखा भी हुआ पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण जो थे वो आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। ताम्र पाषाण युग जो है ये नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग मनुष्य ने किया था, तो किसके का नाम होगा? तांबा। तांबा यानी कॉपर। कॉपर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो है 29। इसको भी याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने कब हुई थी? देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी कब? 1957-58 में। अब खोज हुई थी, डेट पता हो गया, 57-58 में हुई थी। सर, ये भीमबेटका की गुफा ये है कहाँ पर? ये है आपके मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में। सर, मध्य प्रदेश एक राज्य है जहां पर वर्तमान में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। ठीक है, वही मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। सर, वही मध्य प्रदेश जिसके रायसेन जिले में क्या है? ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। सर, ये गुफाएं किस पर्वतमाला से चारों तरफ से घिरी हुई है? तो एक विंध्य पर्वतमाला है, उसी पर्वतमाला से चारों तरफ से गुफा घिरी हुई है। कौन सी गुफा? सर, भीमबेटका की गुफा। ये कैसी गुफा है? सर, पूरा पाषाणिक गुफा आवास है। पूरा पाषाणिक गुफा आवास है भीमबेटका की गुफा, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही थी। और उसकी खोज किसने की थी? सर, विष्णु श्रीधर वाकंकर ने। जो खोजकर्ता थे कौन थे? विष्णु श्रीधर वाकंकर या वीएस वाकंकर भी इनका नाम का था शॉर्ट में। कब की थी? 1957 से 58 में। अच्छा, इसे सर 2003 में, वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। कब किया था सर? 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-58 में। खोजकर्ता कौन है? विष्णु श्रीधर वाकंकर। कब? 1957-58 में। ठीक है, 2003 में से यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। सर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है सर पेरिस में। सर, पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। सर, पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है पेरिस। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, भीमबेटका की गुफा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता ही होगा, मैं फिर एक बार दोबारा से भीमबेटका के बारे में रिपीट कर देता हूँ। देखिए, भीमबेटका ये क्या है? चारों तरफ से कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला, पहला पॉइंट। कहाँ है सर? मध्य प्रदेश में है। सर, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अच्छा सर, सर मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये भीमबेटका? यह है रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन। सर, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सर कि भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? सर, ये प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। यहाँ पर जो पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इस पर मानव जीवन के प्राचीनतम जो चिन्ह है कहाँ से मिले हुए हैं? भीमबेटका से। जिसके शैलाश्रय है उसी से मिले हुए हैं। और 2003 में जो है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
आपको पता है यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, पेरिस है। वही पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। अच्छा सर, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकंकर ने, विष्णु श्रीधर वाकंकर ने 1957-58 में। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। चलिए, ये पूरा पाषाणिक से लेकर के मध्य पाषाणिक तक यहाँ पे चीजें हैं। और ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से क्या है, बहुत फेमस है, इसके शैलाश्रय। तो कौन से क्षेत्र में है? ये मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, भोपाल के दक्षिण पूर्व में है, रायसेन जिले में, बता चुका हूँ आपको। और मानव जीवन के प्राचीनतम जो प्रमाण है वो यहीं से मिले हुए हैं, इस चीज को भी ध्यान देना है आप लोगों को। और चित्रकारी अधिकांशतः कहाँ तक की है? महापाषाणी मध्य पाषाण युग की है, लेकिन यहाँ उत्तर उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आरआरबी में पूछा गया, आपके सामने है सर, हर चीजें, मुझे कुछ नहीं बताना है। आगे देख लेते हैं, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाण कालीन शिला जो कहाँ पाई जाती है, अभी आप पढ़ करके आए हैं कि भारत में जो प्राचीन, यहाँ देखिए, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी, शिला यानी पत्थर पर चित्रकारी जो है, ये कहाँ पाई जाती है? अभी आप इस चीज को पढ़ करके आए हैं। इनका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा है और जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जिला कौन सा? रायसेन। ठीक है, किसने खोजा? विष्णु श्रीधर वाकंकर ने, BS वाकंकर ने कब खोजा? 1957-58 में। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। यूनेस्को ने इसे 2003 में, यूनेस्को ने इसे 2003 में क्या घोषित किया था? विरासत स्थल घोषित किया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये हो गया भीमबेटका के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम पूछा है आपसे। पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि प्राक ऐतिहासिक क्या होता है। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है सर? प्राक ऐतिहासिक काल वो समय था इतिहास का जब क्या हुआ था, लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, या कुछ लिखा नहीं गया, तो आपका वो ऐसा काल जो कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वो आपका प्रागैतिहासिक काल होगा। आद्य ऐतिहासिक काल में चीजें लिखी तो गई, लेकिन अभी जो भी कुछ लिखा गया है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। हड़प्पा काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल का है। और जो ऐतिहासिक काल उसमें क्या है, वो सारी चीजें, इसमें सब कुछ लिखित स्रोत अवेलेबल है, उपलब्ध है, और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो वो आपके तीनों काल मैंने आपको समझा दिया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था, ये पूछा था सही कालानुक्रम की बात कर रहा था। आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल और अगला है नव पाषाण काल। ठीक है, इसमें भी आपके 3 पार्ट हैं, तो आपको नहीं जानना है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है कि इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। जो मैंने आपसे बताया, लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं हुआ था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल, स्टोन एज भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। देखिए, इस पाषाण काल अथवा देखिए पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। पहले तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि प्राचीन काल का इतिहास है। इसमें ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरीके से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण क्या है? पाषाण काल। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि जो भी उसको अभी हम तो पढ़ नहीं सके हैं, अपठनीय है वो। जैसे सैंधव सभ्यता, ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल में आपका पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही उपलब्ध हैं, उसको हम पढ़ भी चुके हैं, जो कि साहित्यिक चीजें मिली हुई है। आगे देख लीजिए, जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है,
उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल, इसकी समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। 5 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल जो आपका है, ये आपका 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक है। 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल आपका जो है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक है। 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, बहुत सारी चीज यहाँ पर ब्लर है, लेकिन आपके लिए मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ तो आप उसको देख लीजिए। अब अगला चैप्टर जो होगा उसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे ये पूछ रहा है। ये प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सर नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता आप जान लीजिए। ये इसके समय में शिल्प निर्माण के लिए जो सीप होते थे वो नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर गुजरात से। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो कला के जो भी रूप प्राप्त हुए, उनमें मोहर थी, मोहरें प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, आभूषण, पकी हुई मिट्टी और की मूर्तियां आदि शामिल सब चीजें प्राप्त हुई हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? देखिए पंजाब आपका पाकिस्तान में भी है और भारत में, तो भारत वाले पंजाब की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पर एक आंसर है रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़ ये पंजाब में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो रोपड़ है, इसकी खोज हुई थी 1950 में। किसने की थी सर? बीबी लाल ने की थी। और स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? ये इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का जो साक्ष्य है वो आपको मिला है रोपड़, जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें, हड़प्पा की जो अधिकांश मानक मुहर है, ये किस नाम से थी? ये आपका मैं बता चुका हूँ, स्टीएटाइट। स्टीएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। किससे बनी होती थी सर? ये एक मुलायम पत्थर था, उसे क्या कहते थे? स्टीएटाइट। तो जितने भी हड़प्पा की जो मानक मोहरे हैं, ये स्टीएटाइट नामक एक मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो स्टीएटाइट क्या है? एक मुलायम पत्थर है, इसी से मोहरें बनती थी। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें स्टीएटाइट से बनती थी। इस चीज को आपको याद रखना है। हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं, स्टीएटाइट को सर हिंदी में सेलखड़ी कहते हैं। ये किसकी बनती थी? सेलखड़ी यानी स्टीएटाइट से बनाया जाता था। ये क्या था? एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी, इन सब की मोहरें भी मिली हुई है। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे। तो बाकी कुछ आपको नहीं याद रखना है। इसके अलावा जानवरों की तस्वीर होती थी, चित्रमय लिपि में लिखी गई है। चित्रमय लिपि क्योंकि हम लोग इसीलिए इसको नहीं पढ़ पाए हैं, एक तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के समय का है, ऊपर से जो हड़प्पा वासियों की जो लिपि होती थी वो चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक। और इसे कहते हैं बोस्ट्रोफिडोन। एक नाम इसका और है, बोस्ट्रोफिडोन भी कहते हैं इस चित्रात्मक लिपि को, बोस्ट्रोफिडोन, ठीक है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसे थी? चित्रात्मक होती थी, उसको बोस्ट्रोफिडोन भी कहते थे। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, ठीक है। इनमें कुछ जानवर दर्शाए गए जैसे बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरी सब दर्शाए गए। आगे देख लेते हैं धौलावीरा राज्य। ये धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपका गुजरात राज्य, आपको पता है वर्तमान में गुजरात में 33 जिले हैं, लेकिन 34वां जिला बनाने की तैयारी हो रही है। अब 34 जिले हो जाएंगे। जो 34वां जिला है उसका नाम होगा वावथराड। वावथराड ये 34वां जिला बनने जा रहा है। धौलावीरा जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। किस जिले में है सर? कच्छ जिले में। वहां पे जिला है कच्छ, वहां पर कच्छ जिले में स्थित है। ये एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज हुई थी 1968 में जगपति जोशी द्वारा। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने, जेपी जोशी ने। जो भी कलाकृति यहाँ पाई गई इसमें टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने सब मिले हुए हैं।
जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 40वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है भारत का? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है सर? ये गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में है और इसकी खोज 1968 में किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। इस चीज को भी याद रखना है। और ये गुजरात में है। दूसरी बात है, इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली, देखिए ये सूची है, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ 2003 में आपका जो है जो भीमबेटका के शैलचित्र थे उसको यूनेस्को ने शामिल किया था धरोहर स्थल के रूप में। और 2021 में इसे शामिल किया धौलावीरा के, जो कि गुजरात में। धौलावीरा जो कि गुजरात में, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है सर? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी पूछा गया। अच्छा, अगर ये पूछे कि हड़प्पा जो स्थल है उसमें से पहला स्थल बताइए जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है, तो देखिए यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जो भारत वाला है उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, इसकी समयावधि से जुड़ा हुआ है, तो भैया ऐसी बात है, ये जुड़ा हुआ है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी आप पढ़ कर किया है, ये गुजरात राज्य में है। 1968 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, जेपी जोशी ने। अच्छा सर, गुजरात के किस जिले में? कच्छ जिले में है। बचाऊ तालुका है उसी में। और यहाँ पर जल संसाधन के स्रोत मिले थे, जल संसाधन के स्रोत मिले थे, ये भी आप जान लीजिए। हड़प्पा के समय में जल संसाधन के स्रोत मिले थे। और 40वां जो यूनेस्को का विरासत स्थल घोषित किया गया भारत की तरफ से 2021 में धौलावीरा। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि का एक पुरातात्विक स्थान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार। जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार है, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया विशाल स्नानागार है सर, उसके बारे में बता दीजिए। जी बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो ये परिवार कहाँ पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है सर। यहाँ पर एक स्नानागार पाया गया, ग्रेट बाथ पाया गया है। ठीक है, ये किस आकार का था? ये जो है आयताकार आकार का है, आयताकार टैंक है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, इसकी खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने की थी इसकी खोज, आर डी बनर्जी ने। सर 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, क्योंकि पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा की सभ्यता उस नाम से जाना जाने लगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है, मृतकों का टीला। और यहाँ पर जो स्नानागार पाया गया है इसका जो आकार कैसा है? आयताकार टंकी की तरह है। खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की, बता चुका हूँ। यहाँ से एक सील यानी मोहर में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 का टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे मिला? सर ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1920-21 में। ठीक है, उत्खननकर्ता कौन थे इसके? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी जी का, इस चीज को याद रखना। ईयर क्या था? 1921, क्योंकि ये पहला स्थल था हड़प्पा की खुदाई में इसका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता को। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे, इस चीज को याद रखना। और आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला। हड़प्पा ये मोंटगोमरी जिले में है पाकिस्तान के। 1920-21 में किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1922 में खोज की थी इसकी आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने खोज की थी। मेसोपोटामिया आपको बता दूं, वर्तमान में जो इराक वाला क्षेत्र है इसे मेसोपोटामिया कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला था जो कि आयताकार टंकी के आकार का है, उसको भी याद रखना है। और पशु एक सील एक मोहर मिली है जहां से पशुपतिनाथ के जो है वर्णन मिला हुआ है। ठीक, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, बता चुका हूँ। दाएं किनारे लरकाना जिले, पाकिस्तान का लरकाना जिला है, वहां पर स्थित है। खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है सर, तो उसको भी हमने देखा, मृतकों का टीला। आगे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यह आपका सिंध में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे भी स्थित है। ये स्थित है आपका पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी और एक नियोजित शहर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, मनके डायमंड मोती, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना अधिकारियों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो कौन सा शहर था? चहुंदड़ो। यहाँ से बहुत सारे आपको ब्यूटी पार्लर वाले सामान भी मिले, कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, बिंदी, टिकुली, सब कुछ यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, चहुंदड़ो से। और एक जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पगमार्क है, पैरों के चिन्ह है, वो भी यहीं से मिले हैं, चहुंदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.सी. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? मजूमदार ने। सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त यहाँ पर जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, तो झूकर और झाकर संस्कृति वाली बात भी कहाँ से है आपके? झूकर और झाकर वाली बात भी कहाँ से? चहुंदड़ो से है। ठीक है, इसके भी अवशेष यहाँ मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के निवासी जो है कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, मोती, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। ये एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चहुंदड़ो से। इस चीज को भी ध्यान रखना है, चहुंदड़ो से मिली है। ब्यूटी पार्लर वाले सामान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, 1921। किसने खोजा? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इस दयाराम साहनी जी का नाम ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये पहला शहर था, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अब यहाँ पर इसी को एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, मैं उसको बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है, पहली बात तो किस नदी के किनारे? हड़प्पा। रावी नदी के किनारे, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। रावी नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी मोंटगोमरी जिले में है ये। ठीक है, 1921 में उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी द्वारा। तो सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था और सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अच्छा, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो है नटराज, किस स्थान पर पाई गई थी? यह पाई गई थी हड़प्पा स्थान पर। इस चीज में नटराज वाली जो मूर्ति है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक यानी धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप में अधिकतम माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नटराज वाली बात है तो आपको हड़प्पा करना है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल? अभी आपने देखा धोलावीरा। 1968 में जगपति जोशी, जेपी जोशी ने खोज की थी। 2021 में इसको यूनेस्को ने 40वां वैश्विक स्थल धरोहर स्थल घोषित किया है।
ठीक है। ये कच्छ